11:15 AM, ठीक है। 11:15 बजे से फिजिक्स का फर्स्ट मिड टर्म एग्जाम होना है आपका 12 फरवरी को। आज 10 हो गई ना, परसों एग्जाम है फिजिक्स का फर्स्ट मिड टर्म। टोटल 40 क्वेश्चंस रहेंगे, 25 उनमें से ऑब्जेक्टिव होंगे और रिमेनिंग 15 आर फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन। तो बचे हुए 15, 25 ऑब्जेक्टिव, 15 फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। टाइम मोस्ट प्रोबेबली 1.5 आवर होगा, 1.5 घंटा, 1 घंटा 30 मिनट, ठीक है। अभी आप लोग रेज हैंड कर रहे हैं, तो चलो वी शुड टॉक फॉर सम टाइम। प्रियंका शर्मा। Ma'am, just in the other subjects we have out of 30 questions, we have to answer only 20 questions. So what means in this 15 will be fill in the blanks and 25 will be MCQ. So how much from each part we have to answer? You have to answer total 30 we questions. have to answer all the questions. 30 questions and out of दोनों का मिला के ना, मतलब कितना भी कोई क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। दोनों का एक मिनट मिनिमम इतना अटेम्प्ट। सुनो, दोनों का मिला के 30 आंसर करना है और उनमें से एटलीस्ट 10 ईच ग्रुप से होना चाहिए, समझ गए? मतलब फिल इन द ब्लैंक्स है वो 15 आएंगे, 15 में से 10 तो एटलीस्ट करना है। 11-12 भी कर सकते हैं, और ऐसे वो 25 है तो 25 में एटलीस्ट 10 करना है, ठीक है। समझ में आ गया? टोटल 40 क्वेश्चन आएंगे, उनमें से 30 के आंसर करने हैं। यू विल हैव टोटल 40 क्वेश्चंस एंड यू हैव टू आंसर 30 आउट ऑफ दोज 40 क्वेश्चंस। और 30 जो आंसर कर रहे हो उसमें से 10-10 दोनों ग्रुप से होने चाहिए एटलीस्ट। ऐसे नहीं है कि वो 25 है तो उसमें से 25 कर दिए सारे के सारे और इधर 5 ही किए, तो ऐसे नहीं करने हैं। फिल इन द ब्लैंक्स 5 ही 10 एटलीस्ट दोनों में से होने चाहिए, ठीक है। और करण कृष्णु, करण कृष्णु को कुछ पूछना है? मैम ये पूछना था कि कितने टोटल मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स कितना होगा? टोटल मार्क्स है 20 प्लस 10 30 ही है टोटल मार्क्स। ओके मैम। हाँ, हर एक क्वेश्चन एक मार्क का होगा, ठीक है। कुमार अनमोल। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ, गुड मॉर्निंग मैम, जैसे कि मैम इसमें मतलब फिजिक्स का पेपर है, न्यूमेरिकल भी आएगा मैम? हाँ, न्यूमेरिकल भी आएंगे। तो मैम ये ऑप्टिक्स में थोड़ा न्यूमेरिकल करा दीजिए ना, एग्जाम से रिलेटेड जो टॉपिक्स पढ़ा रहे हैं ना मैम, उसमें थोड़ा मैम क्वेश्चन करा दीजिए ना न्यूमेरिकल। अच्छा, न्यूमेरिकल कराए, ठीक है, अभी न्यूमेरिकल भी करा देंगे थोड़े। यस मैम, यस मैम, जो एग्जाम में आ सकता है मैम वो थोड़ा मोड़ा करा दीजिए। मतलब उस टाइप के? यस मैम, उस टाइप के। फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल होंगे, ठीक है। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। सुमित कुमार। हाँ, गुड मॉर्निंग मैम। हाँ, गुड मॉर्निंग सुमित। मैम सेम डाउट था, वही कि मतलब जो टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आएंगे ना, जिस मॉड्यूल से, आप उस मॉड्यूल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करवा दें 2-4, ताकि हम लोग को भी आइडिया हो जाए मैम कि हाँ इस टाइप का क्वेश्चन प्रोबेबल है, या फिर इस टाइप का हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो एक रिदम मिल जाए मैम एग्जाम से पहले। ओके, ठीक ठीक। और साहित्य सुमन। यस मैम, सिलेबस कहाँ तक आएगा मैम? रॉन्ग क्वेश्चन कितनी बार बताया है, जितना पढ़ा दिया उतना आएगा। ओके मैम।
मैम ये एसएचएम भी पढ़ाया गया था और इधर इलेक्ट्रोस्टैट भी स्टार्ट किया गया था, इसलिए पूछ रहे थे। हाँ, मतलब जो जो इलेक्ट्रोस्टैट का भी पढ़ा क्वेश्चन दिया ना, जो जो पढ़ा दिया वो सब आएगा। ओके मैम। नितेश कुमार। हेलो हाँ हेलो नितेश। मैम, रिशु बोल रहा है। हाँ ऋषु। मैम बोले थे मैम, आपको बोले थे मैम क्वेश्चन भेजने मैम, प्रैक्टिस के लिए मैम भेजे थे। हाँ वो तो हम नहीं भेज पाए। मैम आज भेज देंगे, ठीक है। अभी इस क्लास के बाद जाके हम क्वेश्चन बनाएंगे, फिर आपको सेंड कर देंगे। ठीक है मैम। मैम वो मैम घनश्याम सर मैम वो ऐसा एक प्रैक्टिस पेपर टाइप का भेजा मैम, तो वो भी अगर भेज देते हैं ऐसा कुछ। वो तो घनश्याम सर से बात करो। नहीं मैम, वो अपना जो पढ़ाया है ना उसका भेजा है। भेज मतलब दिया। हाँ, डाइवर्जेंस वगैरह का, तो हाँ आप भी वैसा कुछ भेज देते हैं। हाँ ठीक। ठीक है मैम, थैंक यू। और जयदेव विश्वकर्मा। हेलो मैम। यस जयदेव। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैडम ये बोल रहे थे कि मैक्सिमम हम लोग आंसर 30 ही क्वेश्चन कर सकते हैं मैम। मतलब मैंडेटरी कितना है, मैक्सिमम 30 है कि उससे ज्यादा भी कर सकता है? हाँ ज्यादा तो कर ही सकते हो ऑब्वियसली, 30 करना है, ज्यादा करोगे और भी अच्छी बात है। मार्क्स पर 30 के ही मिलेंगे। जो सही रहेगा 30 में, जैसे 40 का 40 कर दिए तो 30 में जो 30 यदि मेरा सही है तो फुल मार्क्स हो जाएगा। नहीं नहीं, स्टार्टिंग के 30 के मार्क्स मिलेंगे, स्टार्टिंग। ओ तो यहाँ तो कॉपी तो है नहीं, तो तुम्हें तो टिक करना है। ठीक है कर देना, तुम्हारा जो मन करे वैसे कर देना। वैसे करने 30 है, जो ओके आए मैम। ठीक लगे वो 30 कर देना। ठीक है, थैंक यू मैम। हम्म। थैंक यू मैम। सुमित प्रधान। मैम डाउट क्लियर हो गया, पूछ लिया। ओके। शुभम शेखर। मैम 40 में 40 अगर बनाते हैं तो फर्स्ट 30 सही होगा या कोई भी 30 क्वेश्चन सही हो जाएंगे? फर्स्ट 30। ओके मैम। सागर कुमार। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम पूछ रहे थे ना कि जैसे हम लोग का केमिस्ट्री का जो एग्जाम होगा वो गूगल फॉर्म्स में होगा, तो फिजिक्स का लिंक्स कैसे आएगा मैम? हाँ फिजिक्स का भी गूगल फॉर्म नहीं होगा। ओके थैंक यू मैम। मनीषा कुमारी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मैम मॉर्निंग। जैसे एग्जाम गूगल फॉर्म में होगा तो मैम ऐसा कुछ नहीं ना है कि मतलब एक बार अगर अटेम्प्ट कर दिया क्वेश्चन तो उसको दोबारा अटेम्प्ट नहीं कर सकते, मतलब दोबारा उसको करेक्ट नहीं कर सकते हैं मैम, ऐसा है क्या? जो आपका टाइम फ्रेम है 1.5 आवर, उसमें कितनी बार भी करेक्ट कर सकते हो। मैम कितने बार भी उसको चेंज कर सकते, करेक्ट कर सकते हैं ना। ओके मैम, थैंक यू मैम। रवि कुमार। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ गुड मॉर्निंग। मैम ये एग्जामिनेशन का क्वेश्चन गूगल फॉर्म पे आएगा, तो आवाज ऑर्डर कैसे, एग्जामिनेशन का पेपर जो है मैम क्वेश्चन वो गूगल फॉर्म पे आएगा, तो वो फर्स्ट 30 का ऑर्डर कैसे डिसाइड होगा? वो तो क्वेश्चन नंबर वाइज ही रहेगा। हाँ वो हम डिसाइड कर लेंगे। अगर मान लीजिए मैं लास्ट क्वेश्चन का पहले आंसर देता हूँ और फर्स्ट क्वेश्चन का फिर बाद में देता हूँ, तो फर्स्ट 30 कैसे डिसाइड होगा? वो हम डिसाइड कर लेंगे, वो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वी विल डिसाइड। ठीक है। तो आज हम लास्ट टॉपिक करेंगे न्यूटन्स रिंग का, डिटर्मिनेशन ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड बाय न्यूटन्स रिंग।
determination of the refractive index mu of a liquid by Newton's ring. So in Newton's ring, we have found out the formula of diameter of a ring, of a Newton's ring. So diameter of a Newton's ring was for air thin film. Diameter of and mth dark fringe or ring. Fringe or ring. So this formula we have derived in our last lecture. 4m lambda r dm square. dm will be under root 4m lambda r. dm square is 4m lambda r. ठीक है. अब क्या करें? If we put 2 drop of liquid with mu refractive index between lens L and plate E, if we put 2 drops of a liquid between lens, plano-convex lens and plate. Plano-convex lens was L, plate was E. Then the diameter of the mth ring, diameter of the mth dark ring. Mth dark ring or fringe will be dm prime square. ठीक है, यहाँ पे dm स्क्वायर लिखा है तो मीडियम इज एयर, यहाँ dm प्राइम स्क्वायर लिखा है तो मीडियम क्या है? लिक्विड है. लिक्विड के लिए हमने प्राइम लगा दिया, डी के ऊपर प्राइम लगा दिया डैश के, तो इसके लिए होता है 4m लैम्डा r अपॉन म्यू. ठीक है, ये कैसे आया 4m लैम्डा r अपॉन म्यू? जो स्टार्टिंग में हमने फॉर्मूला लिखा था ना पाथ डिफरेंस का, पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला था, जनरल फॉर्मूला फॉर थिन फिल्म इज 2 म्यूटी कोस r माइनस लैम्डा बाई 2. ठीक है, फिर यहाँ पे जब हम न्यूटन्स रिंग के लिए डेरिवेशन कर रहे थे तो हमने माना कि न्यूटन्स रिंग के लिए जो फिल्म हमने बनाई है वो एयर फिल्म है. एयर फिल्म है तो म्यू की वैल्यू 1 ले ली थी और नॉर्मल इंसिडेंस था तो r इक्वल टू 1 हो गया, r इक्वल टू 0 हो गया तो कोस r इक्वल टू 1 हो गया. ठीक है, अब अगर जो फिल्म बन रही है वो एयर की फिल्म नहीं है, वो किसी लिक्विड की फिल्म है, तो जो वहां पे म्यू था ना 2 म्यू टी कोस r माइनस लैम्डा बाई 2, तो म्यू की वैल्यू 1 नहीं रहेगी, म्यू की वैल्यू म्यू होगी, है ना. म्यू विल नॉट बी 1 फॉर लिक्विड फिल्म. ठीक है,
लिक्विड थिन फिल्म। तो तब हम उस फॉर्मूला को स्टार्ट करके आगे बढ़ेंगे एंड व्हेन वी डिराइव द रिलेशन फॉर डायमीटर, तो हमें ये रिलेशन मिलेगा, म्यू नीचे आ जाएगा, ठीक है, डिनोमिनेटर में 4m लैम्डा r अपॉन म्यू, ठीक है। यहाँ पे म्यू की वैल्यू 1 है, एयर फिल्म है इसलिए एयर थिन फिल्म, तो म्यू 1 है। यहाँ पे लिक्विड थिन फिल्म है तो यहाँ म्यू आ जाएगा 4m लैम्डा r अपॉन म्यू, ठीक है। अब यहां से भी आप डायरेक्ट म्यू निकाल सकते हो, ये दो फॉर्मूला है। यहाँ mth फ्रिंज का डायमीटर है। अब हमने वहां एक डायग्राम बनाया था, न्यूटन्स रिंग का अरेंजमेंट किया था, तो ऊपर वो ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप था, उस माइक्रोस्कोप से डायरेक्टली डायमीटर मेजर कर सकते हैं, है ना। तो पहले मान लो एयर फिल्म बना ली, बीच में कुछ भी नहीं डाला तो एयर फिल्म बनेगी, तब डायमीटर मेजर कर लेंगे उस ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप से, और फिर हम 2 ड्रॉप लिक्विड के डाल लेंगे और उसी mth फ्रिंज का, mth मतलब जैसे 5वीं फिल्म, 5वीं रिंग या 6th रिंग, 7th रिंग, कोई भी m मतलब कोई भी नंबर है जो कि स्टार्ट होता है 1 से, 1 2 3, है ना। डार्क रिंग है तो 1 से स्टार्ट होगा, ब्राइट होता है तो n आता है ना, 2n + 1 λ/2, 2 √2, मतलब वहां पे n स्टार्ट होता है 0 से। तो ये डायमीटर निकाल लेंगे, फिर लिक्विड डाल के उसी नंबर की रिंग का डायमीटर निकाल लेंगे, दोनों को आपस में डिवाइड कर देंगे तो म्यू आ जाएगा, सिंपल। ये मान लो इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, तो अब क्या करेंगे, फ्रॉम 1 and 2 फ्रॉम रिलेशन 1 and 2, ये नीचे है ना, तो इसको नीचे रखते हैं, म्यू इक्वल्स टू dm² अपॉन dm'², आगे बस म्यू, सिंपल। ठीक है, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मतलब फॉर्मूला वही एक ही है, उसी से आप लैम्डा भी निकाल सकते हो। लैम्डा निकालने के लिए भी हमने थोड़ा सा इसको चेंज किया था, आई मीन रीअरेंज किया था, और म्यू निकालने के लिए फिर से रीअरेंज कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब न्यूटन्स रिंग, हाँ अच्छा, आपको कोई डाउट है नितेश कुमार? यस मैम, अब क्वेश्चन थोड़ा सा करा दीजिए ना जो आएगा। अरे वो तो डाल देंगे, पहले मैं जो पढ़ा रही हूँ उसे कंप्लीट कर लेते हैं ना। सर यहाँ पे डिस्कस नहीं हो पाएगा मैम, वापस बोलो। यहाँ पे डिस्कस हो जाएगा तो अच्छा। हाँ डिस्कस करेंगे यहाँ पे, अभी तो बहुत टाइम है ना, हमारी क्लास है 12:45 तक, अभी तो 1 घंटा और है। यस मैम। ठीक, तो ये तो हो गया। अब है न्यूटन्स रिंग इन ट्रांसमिटेड लाइट। न्यूटन्स रिंग इन ट्रांसमिटेड लाइट, तो अभी तक हमने जितना कुछ किया वो सारा था न्यूटन्स रिंग इन रिफ्लेक्टेड लाइट। अब ट्रांसमिटेड में क्या होगा, जैसे 3 फिल्म पढ़ी थी ना ट्रांसमिटेड में, सेम वो की वो चीज यहाँ न्यूटन्स रिंग के लिए होगी। वहां पे रिफ्लेक्टेड में एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस था λ/2, ट्रांसमिटेड में वो नहीं होता है, तो सेम यहाँ भी एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस λ/2 रिफ्लेक्टेड बीम्स में तो था, ट्रांसमिटेड में नहीं होगा। तो ट्रांसमिटेड के लिए जो हमारा पाथ डिफरेंस होगा
that will be only 2 mu t cos r. अब नॉर्मल इंसिडेंस है तो cos r 1 हो गया, तो हो गया 2 mu t. अगर एयर फिल्म ले लिया तो mu इक्वल टू 1 हो गया, तो पाथ डिफरेंस हो गया 2t. ठीक है, अब पाथ डिफरेंस 2t हो गया. अब डार्क फ्रिंज और ब्राइट फ्रिंज निकालनी है, तो वही ब्राइट फ्रिंज के लिए 2t शुड बी इक्वल टू n लैम्डा और डार्क फ्रिंज के लिए 2t इक्वल टू 2n+1 लैम्डा बाई 2. सिंपल. ठीक है, फिर क्या करेंगे, रेडियस निकालनी है, वो का वही वैसा का वैसा ही फॉर्मूला हो जाएगा. डार्क फ्रिंज के लिए अलग आएगी, मतलब जो यहाँ पे डार्क के लिए फॉर्मूला आ रहा था वो ट्रांसमिटेड में ब्राइट के लिए आएगा, और जो ट्रांसमिटेड में जो रिफ्लेक्टेड में ब्राइट के लिए आ रहा था वो ट्रांसमिटेड में डार्क के लिए आएगा. ठीक है, तो मतलब जहां पे ट्रांसमिटेड लाइट में ब्राइट फ्रिंज बनती है वहीं रिफ्लेक्टेड लाइट में डार्क फ्रिंज बनेगी, डार्क रिंग बनेगी, और जहां ट्रांसमिटेड में डार्क बनती है वहां रिफ्लेक्टेड में ब्राइट बनेगी. तो मतलब एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है. टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट है ना, तो जहां डार्क बन रही है वहां एनर्जी 0 हो रही है, तो वो एनर्जी कहाँ जा रही है, वो एनर्जी जहां ब्राइट बन रही है वहां जा रही है, क्योंकि वो बहुत ब्राइट है. अब अगर एनर्जी यूनिफॉर्म ले हम, जैसे सिंपल बल्ब जल रहा है, कोई इंटरफेरेंस वगैरह नहीं है, तो कहीं डार्क नहीं होता, कहीं ब्राइट नहीं होता, हर जगह यूनिफॉर्म है, तो एनर्जी भी हर जगह यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट है, हर जगह बराबर एनर्जी है. अब इंटरफेरेंस में क्या होता है, एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, डार्क से एनर्जी ब्राइट की तरफ चली जाएगी. तो यूनिफॉर्म इंटेंसिटी जहां होती है, मतलब नॉर्मल बल्ब जल रहा है, तो जो यूनिफॉर्म इंटेंसिटी होती है उसके कंपैरिजन में इंटरफेरेंस से जो ब्राइट फ्रिंज बनेगी उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी, क्योंकि वहां पे डार्क वाली जगह से भी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है. ठीक है, तो एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, वो हमने पढ़ा ही था. ठीक है, एक कर्व बनाया था ना एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट, है ना, डार्क से ब्राइट की तरफ चली जाती है. ठीक है, तो ये, और व्हाइट लाइट में क्या होगा, व्हाइट लाइट में क्या, कैसी फ्रिंजें बनेगी. अब व्हाइट में क्या होगा, जो हमारा पाथ डिफरेंस है वो लैम्डा पे डिपेंड करता है. व्हाइट लाइट जो होती है उसमें सारी लैम्डा एग्जिस्ट करती है, सभी लैम्डास उसमें एग्जिस्ट करते हैं, तो हर एक लैम्डा के लिए अलग अलग पाथ डिफरेंस होगा, तो अलग अलग जगह हमें डार्क और ब्राइट फ्रिंज बनेगी. तो विबग्योर जैसा पैटर्न दिखाई देगा फ्रिंज में. और सेंटर पॉइंट कैसा बनेगा, सेंटर कैसा बनेगा, सेंटर कैसा बनेगा, सेंटर में तो पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 होता है रिफ्लेक्टेड लाइट में. तो अब लैम्डा कुछ भी हो, हमेशा पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 होगा, तो डार्क फ्रिंज बनेगी. ठीक है, और जब हमने स्टार्टिंग में सुपरपोजिशन किया था, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, तो वहां पे जो लाइट व्हाइट लाइट लेते हैं, 2 स्लिट ली थी व्हाइट लाइट अगर यूज करें हम, मोनोक्रोमेटिक मतलब सिंगल फ्रीक्वेंसी एंड सिंगल वेवलेंथ, वो तो मोनोक्रोमेटिक लाइट हो गई. व्हाइट लाइट में क्या होती है, सारी वेवलेंथ होती है, मतलब सारे कलर्स जब मिला देते हैं तो वो व्हाइट बन जाता है. ठीक है, तो व्हाइट लाइट में अगर न्यूटन्स रिंग भी देखेंगे तो हमें विबग्योर जैसा पैटर्न दिखाई देगा एक सर्टेन डिस्टेंस तक, और उसके बाद क्या होगा, कलर्स ओवरलैपिंग करते जाएंगे तो एक यूनिफॉर्म सी इंटेंसिटी दिखाई देगी, अच्छे से पैटर्न दिखाई नहीं देगा, अच्छे से फ्रिंजेस दिखाई नहीं देगी. इसीलिए जो ये सारे एक्सपेरिमेंट लैब में किए जाते हैं वो एक मोनोक्रोमेटिक लाइट से ही किए जाते हैं, लाइक सोडियम लाइट, जिसका वेवलेंथ येलो के इक्वल होता है. ठीक है, अब व्हाइट लाइट में सारे कलर्स होते हैं तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है डिस्टिंग्विश करना, इसलिए एक्सपेरिमेंट लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करते टाइम सिर्फ
ये जो मैं जो भी बोल रही हूँ ना अभी, इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा, तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से सुनिए, है ना। इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं। व्हाइट लाइट में कैसा दिखाई देगा सेंटर, है ना। व्हाइट लाइट में फ्रिंजेस किस तरह के कलर की दिखाई देगी, मोनोक्रोमेटिक ही क्यों यूज करते हैं, व्हाइट लाइट क्यों नहीं यूज करते, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे मिड टर्म में, ठीक है। और अगर व्हाइट लाइट यूज किया और सेंटर में मान लो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, तब क्या होगा? तो कंस्ट्रक्टिव हो रहा है तो मतलब सारे वेवलेंथ के लिए कंस्ट्रक्टिव है, सारी की इंटेंसिटी आएगी सेंटर में, तो सब मिला के सारे कलर्स मिला के व्हाइट कलर बन जाएगा, ठीक है। तो सेंटर व्हाइट दिखाई देगा व्हाइट लाइट में। सबका ओवरलैपिंग हो जाएगा, सारे कलर्स का ओवरलैपिंग हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं वो इसी तरह के आएंगे, बाकी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होंगे। अब जैसे ये वाला है तो चलो इसके लिए क्वेश्चन लिखो, इसके लिए हम एक क्वेश्चन करते हैं, आप लोग आंसर देना इसी फॉर्मूला पे बेस्ड, ठीक है। म्यू इक्वल टू dm स्क्वायर अपॉन dm प्राइम स्क्वायर। तो जो मैं अभी क्वेश्चन लिखाऊंगी ना तो इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे आपके मिड टर्म एग्जाम में। तो सपोज that if diameter of fifth dark ring in air medium या air film is 0.35 centimeter and in a liquid medium or liquid film it is 0.25 सेंटीमीटर। अच्छा लिक्विड में ना जो डायमीटर होता है वो हमेशा एयर फिल्म से जो रिंग बनेगी उसके डायमीटर से कम होगा, क्योंकि यहाँ नीचे म्यू आ जाता है ना, म्यू से डिवाइड हो गया तो ओवरऑल वैल्यू कम हो जाएगी, म्यू हमेशा 1 से ज्यादा होगा। लिक्विड मीडियम इट इज 0.25 सेंटीमीटर। देन find out the refractive index of the liquid. ठीक है, इसको जल्दी से सॉल्व करके आंसर बताओ। सुमित कुमार 1.96 डायरेक्ट डिवाइड नहीं करना है, आपको तो स्क्वायर भी है। यस मैम 1.96। अच्छा ठीक है, और कोई बताएगा? रवि कुमार सुमित कुमार ने बता दिया, और किसी को बताना आंसर? यस मैम। आदर्श कुमार मैम 1.96 ओके 0.35 स्क्वायर अपॉन 0.25 स्क्वायर, ऐसे ही किया? ओके यस मैम। बस इसी तरह के सिंपल क्वेश्चन आएंगे। अब ये एक क्वेश्चन हो गया, अब हम नेक्स्ट करते हैं।
ऐसे क्वेश्चन आएंगे तब ठीक है मैम। नेक्स्ट जैसे वेवलेंथ पे आ गया, ठीक है, वेवलेंथ पे प्लीज म्यूट योरसेल्फ। वेवलेंथ पे क्वेश्चन है, diameter of 8th and 5th dark rings are 0.67 centimeter and 0.55 centimeter respectively. The radius of curvature of the plano-convex lens is 1 centimeter. Then find out the wavelength of the monochromatic light source. ठीक है, इसे जल्दी से सॉल्व करके बताओ। हाँ सुमित कुमार। मैम it will be 0.0122 centimeter. 0.0122 नो मैम 0.012 फिर एक बार और 2 होगा, एक बार और 2 होगा 122 यस मैम सेंटीमीटर। और कोई बताओ? कोमल कुमार। Yes, ma'am, the same answer. सेम आंसर। अच्छा तो हैव यू यूज्ड दिस फार्मूला लैम्डा इक्वल टू M plus P. determination of wavelength by Newton ring experiment formula. सॉरी Ma'am, the formula Yes, which you taught, ma'am. determination of wavelength by Newton's ring यस experiment formula. dm plus p square minus dm square upon 4PR. 4pr. So here dm plus p square 8 0.67 square minus 0.55 square centimeter square upon 4. Here p will be 3, है ना? m is 5, m plus p is 8, and p is 3. And r is 1. Yes, ma'am. So lambda is this. Okay, very good. तो बस यही है, फॉर्मूला याद रखेंगे तो हो जाएगा। अब जैसे एक क्वेश्चन यो आ गया थोड़ा सा ट्रिकी,
Question 3. Suppose the fifth ring made from monochromatic source of wavelength lambda equal to 5.93 angstrom is absent. Find the thickness of the air film. ये बताओ एब्सेंट है मतलब डार्क फ्रिंज है, ठीक है। फिफ्थ डार्क फ्रिंज लैम्डा गिवन है और थिकनेस टी फाइंड आउट करना है। T is equal to Q1 plus 1 11 and lambda by 2 into 2 to the 4 T is equal to 11 by 4 into 5 to the 9 3 Armstrong 11 by 4 5 8 9 3 11 into 5 कौन बताएगा? मैं बता रहा डिवाइडेड बाय 4 16,205 16,205.75 कोमल कुमार आई थिंक मैम आई डार्क हेलो एक मिनट कोमल कुमार यस मैम अगर लैम्डा एब्सेंट है तो मतलब डार्क फ्रिंज है मैम, तो उसका आंसर होना चाहिए थिकनेस के अकॉर्डिंग 14,732.5 into 10 to the power minus 7 10 to the power minus 10। अच्छा एंगस्ट्रम में आ जाएगा ना? हाँ एंगस्ट्रॉम में आएगा मैम। यस मैम हम कुछ बस फ्रैक्शन सॉल्व करके उसको एंगस्ट्रॉम में ही रहने दिए मैम। ओके यहाँ फॉर्मूला लगेगा 2t is equal to d square by 4r। हाँ ठीक है मैम, ठीक है d square by 4r है, तो हम 2t equal to m lambda ही लगेगा। उसका फॉर्मूला पुट कर दिया था। हाँ तो डार्क फ्रिंज है, एब्सेंट है तो डार्क है और m5 हो गया लैम्डा ये हो गया m लैम्डा by 2 m is 5 lambda is 5.93 angstrom by 2। यस by 2 angstrom को सेंटीमीटर वगैरह में भी कर सकते हो, जैसे ये कितना हो गया divided by 2 angstrom मैम 14,732.5 into 10 to the power minus 10 meter। अच्छा लगेगा। ये angstrom है, angstrom का 10 to the power minus 10 तो 10 में से 4 गए 6 तो 1.47 माइक्रो सेंटीमीटर। यस मैम ठीक है तो यूं है। अब इसको थोड़ा घुमा के भी पूछ सकते हैं, जैसे ये फिफ्थ रिंग गिवन है, मान लो
कौन सी रिंग है उसका काउंटिंग भी पूछ सकते हैं. Which ring it will be if thickness of the film is given by is this and lambda is this. यस मैम. व्हाइट लाइट है तो कोई एक कलर गायब है ना, उस कलर का वेवलेंथ दे दिया. गायब है तो मतलब वो डार्क फ्रिंज बना रहा है, डार्क वाली कंडीशन लगा दो. ठीक है, एब्सेंट है तो बस. न्यूमेरिकल तो इसी तरह के आएंगे, फॉर्मूला बेस्ड. ठीक है, और क्वेश्चन ऐसे भी तो डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ ले. जैसे ये लैम्डा वाला था ना, फॉर्मूला हमने यूज किया तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही आ गया है ना, कि लैम्डा के लिए क्या फॉर्मूला होगा. तो 4 ऑप्शन दे दिए तो इनमें से एक सही हो जाएगा. और बाकी इस तरह के क्वेश्चन होंगे कि व्हाइट लाइट में किस तरह की फ्रिंज दिखेगी, मोनोक्रोमेटिक में कैसे दिखेगी. मैम. हाँ जी मैम, मोनोक्रोमेटिक की जगह पे हम लोग डाइक्रोमेटिक लाइट क्यों नहीं यूज करते, लाइट वेव? डाइक्रोमेटिक जैसे येलो लाइट है ना. यस मैम. सोडियम लाइट वो एक तरह से डाइक्रोमेटिक ही है, बट वो दोनों जो वेवलेंथ होती है ना उसकी वो येलो की ही आसपास होती है. एक थोड़ा डार्क येलो होती है, एक लाइट येलो होती है. मैम तो इससे मतलब हम लोग क्या रीजन, सपोज दैट कई क्वेश्चन ऐसा भी आ जाए कि व्हाई मोनोक्रोमेटिक लाइट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ यूजिंग डाइक्रोमेटिक लाइट, तो मींस हम लोग उसका आंसर क्या फिर? डाइक्रोमेटिक है ना, डाइक्रोमेटिक तो कम ही पॉसिबल है. डाइक्रोमेटिक तो हमने अभी तक कोई सुना ही नहीं कि डाइक्रोमेटिक सोर्स है क्या. या तो मोनोक्रोमेटिक होता है या फिर व्हाइट होता है जिसमें सारे के सारे कलर होते हैं. ओके. तो जो व्हाइट के लिए जो चीजें आएगी ना वही डाइक्रोमेटिक के लिए हो जाएगी. अगर डाइक्रोमेटिक एग्जिस्ट करता है तो वो दोनों कलर की फ्रिंजेस दिखाई देगी. ओके मैम. तो मोनोक्रोमेटिक इसलिए यूज करते हैं कि उसमें डार्क और ब्राइट फ्रिंज ना अच्छे से डिस्टिंग्विश हो जाती है. डार्क सारी जैसे येलो येलो है, सॉरी डार्क सब ब्लैक है और ब्राइट सारी येलो येलो है, तो आपको अच्छे से दिखाई देगा ना. अब व्हाइट लाइट में सारे कलर होते हैं तो कहीं ब्लू खत्म हो गया फिर ब्लैक स्टार्ट हुआ, डार्क तो ब्लैक ही होगा ना. फिर मान लो येलो स्टार्ट हुआ, फिर येलो खत्म हुआ, फिर ब्लैक हो गया, तो इससे थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है. डिस्टिंग्विशेबल नहीं है मैम. हाँ मतलब डिस्टिंग्विश कर नहीं सकते उसको. हाँ, क्योंकि हम डिस्टिंग्विश अपनी आंखों से ही करते हैं. वो जो माइक्रोस्कोप से देखते हैं ना तो हम अपनी आंखों से ही देखते हैं और उसी से डिस्टिंग्विश करते हैं. यस मैम. हाँ, और वहीं मतलब अपना स्केल रख के हम मेजर करते हैं कि ये इतना डायामीटर है. ठीक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आएंगे. जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो हमने आज डिस्कस कर ही लिए हैं. इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे बस. ओके मैम. ओके, तो क्लास खत्म करें. अब किसी को और डाउट है, कुछ पूछना है? नितेश कुमार अभी पूछ लो, उसके बाद हमें फोन नहीं करेगा कोई भी. किसको कोई भी डाउट है तो अभी पूछ लो. मैम एक क्वेश्चन था मैम कि टू इंडिपेंडेंट मोनोक्रोमेटिक सोर्सेस ऑफ लाइट कैन नॉट प्रोड्यूस अ सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न, गिव रीजन. तो मतलब इसमें हम लोग क्या रीजन देंगे? वापस बोलो. Two independent monochromatic sources of light cannot produce a sustained interference pattern. Give reason. They will not be coherent. दो अलग-अलग सोर्स हो गए ना. यस मैम, तो फिर कोहेरेंट नहीं हो, सेम फ्रीक्वेंसी नहीं होगी, कांस्टेंट फेज डिफरेंस नहीं होगा. हाँ, तो वो इंटरफेरेंस प्रोड्यूस ही नहीं करेंगे. ओके मैम, थैंक्स मैम. वेलकम. रियाजुल रहमान. मैम. यस. हेलो मैम. थोड़ा सा 3 नंबर का क्वेश्चन है ना, उसको थोड़ा स्क्रीन में ला दीजिए ना, हल्का देख लेंगे बढ़िया से. अच्छा, 3 नंबर. थैंक यू मैम. वेलकम. मैम ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन नहीं आएंगे? ऑब्जेक्टिव आएंगे ना, 25 ऑब्जेक्टिव आएंगे टोटल. अच्छा. और 15 फिल इन द ब्लैंक्स. मतलब ऐसे न्यूमेरिकल टाइप रहेगा सब? नहीं, हर तरह के होंगे, थ्योरेटिकल भी होंगे. थ्योरेटिकल जैसे एक क्वेश्चन यूं पूछ लिया कि इफ लाइट
जैसे ट्रू फॉल्स हो गया, इफ अभी बच्चे ने बोला ना, एक ने, सुमित ने बोला, किसने बोला कि टू इंडिविजुअल मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स कैन नॉट प्रोड्यूस इंटरफेरेंस पैटर्न, गिव द रीजन। सस्टेन इंटरफेरेंस पैटर्न, कैन नॉट प्रोड्यूस इंटरफेरेंस, फिर ट्रू और फॉल्स, ऐसा ठीक है मैम, थैंक यू। बिट्टू कुमार। हेलो, गुड आफ्टरनून मैम। मैम वो एक बार समझा दीजिए ना, वो वाला व्हाइट लाइट और मोनोक्रोमेटिक लाइट में कौन सा फ्रिंज मिलेगा? क्या क्या, अब वापस बोलिए। मैम वो व्हाइट लाइट और मोनोक्रोमेटिक लाइट में कौन सा फ्रिंज हम लोग को सपोज होता है, वो वाले एक बार। व्हाइट में भी फ्रिंजेस दिखाई देंगी, व्हाइट में जो दिखाई देगी ना वो सारे कलर्स की होगी, 7 कलर्स की, प्योर टाइप वाला ना। और जो मोनोक्रोमेटिक होगी तो वो एक ही कलर की दिखाई देगी। ओके मैम, थैंक यू। मोनोक्रोमेटिक सोर्स की डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स में आ गया, मोनोक्रोमेटिक सोर्स हैज या हैव, तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स में लिखना है सिंगल फ्रीक्वेंसी एंड सिंगल वेवलेंथ, या सिंगल वेवलेंथ लिखोगे तो भी चलेगा, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ आर सेम भी लिख सकते हैं। तो इस तरह का फिल इन द ब्लैंक्स भी आ सकता है, मोनोक्रोमेटिक सोर्स हैज सिंगल वेवलेंथ। ठीक है मैम? यस मैम, यहाँ जो m है वो तो n+n था, n+1 था ना? हाँ, पर m जो डार्क फ्रिंज के लिए m जो स्टार्ट होता है ना वो 1 से ही होता है, तो इधर जो 5th बोला है तो हम डायरेक्ट m = 5th लिखेंगे। ओके मैम। और किसी को? आर्यन माधुर। साहिल सिन्हा। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून सर। हेलो मैम, जैसे हम लोग केमिस्ट्री में क्या होता है ना, आज जो पढ़ाई होने वाला है ना उससे एक दिन पहले सर ना गूगल क्लासरूम में नोट्स अपलोड कर देते हैं, तो उससे क्या होता है हम लोग क्लास में समझने में और डिस्कस करने में आसानी होता है। तो आप भी अगर कोई लेक्चर से पहले ही क्लासरूम में नोट्स डाल दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। ठीक ठीक, ओके, थैंक यू, आगे से यही करेंगे। विनायक कुमार। हेलो, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम, क्वेश्चन 3 का जो आंसर है 1.47 माइक्रोमीटर होगा ना मैम? हाँ, वेरी गुड, माइक्रोमीटर ही होगा। वेरी गुड, थैंक यू। ओके मैम। मुकुंद। कुमार अनमोल। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम। हाँ, गुड आफ्टरनून मैम। ये जो क्वेश्चन दिए थे ना मैम, सपोज द 5th रिंग बोले थे ना यहाँ पे, हाँ ये 3rd नंबर क्वेश्चन में मैम। हाँ। मैम अगर यहाँ पे मैम 0th रिंग होता तो? 0th मतलब सेंटर? यस मैम, सेंटर वाला रिंग रहता तो मैम यहाँ पे m का वैल्यू तो 0 नहीं रह सकते थे मैम, वहाँ पे n+1 फिर लेना पड़ता ना। नहीं, हम तो डार्क फ्रिंज 1 से ही काउंट करते हैं ना, तब वो सेंटर के लिए तो वो सेंटर ही लगता, और सेंटर के लिए पाथ डिफरेंस λ/2 होता है। मैम यहाँ पे जैसे कि ये 2t = m लैम्डा लिए थे ना मैम। नहीं, 0th का क्वेश्चन ही नहीं आएगा, क्योंकि हमारा जो डार्क फ्रिंज के लिए ना हम स्टार्ट ही 1 से करते हैं। 0th मतलब सेंटर हो गया, तो सेंटर के लिए तो λ/2 डायरेक्ट आप लिखोगे। अच्छा मैम। सेंटर के लिए तो पाथ डिफरेंस वही है ना मैम, लेकिन यहाँ पे थिकनेस का मैम रिलेशन कुछ था ना हाँ, मैम? थिकनेस का तो रिलेशन है ही नहीं उसके लिए।
यस मैम। हाँ तो फिर तब थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, सेंटर का बोल दिया तो। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। अनुप्रिया। हेलो मैम। हेलो मैम, न्यूटन्स रिंग का अरेंजमेंट में ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप का यूज क्यों होता है? हाँ, ये हम लास्ट लेक्चर में भी बताए थे। ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप का इसलिए यूज होता है कि जो माइक्रोस्कोप छोटा होता है, फ्रिंज नीचे प्लेट पे बन रही होती है, तो आपको जैसे फर्स्ट फ्रिंज काउंट करनी है तो माइक्रोस्कोप को थोड़ा जैसे पास ले आए, फिर सेकंड के लिए उसे थोड़ा दूर ले गए, उसे हॉरिजॉन्टली इधर उधर कर लिया। आपको जब कैलकुलेशन करनी है, डायमीटर को मेजर करना है, तो माइक्रोस्कोप को आप इधर उधर एडजस्ट कर सको। यस मैम। है ना, ट्रैवलिंग करके, इसलिए वो ट्रैवलिंग होता है, मूविंग होता है। ठीक, थैंक यू मैम। चलो ठीक है, आज की क्लास यही खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अब परसों तो आपका एग्जाम ही है। ऑल द बेस्ट। आई एम गोइंग टू एंड दिस कॉल एंड मीटिंग फॉर ऑल।